आज हमारा कक्षा 11वीं कॉमर्स का विषय व्यवसाय अध्ययन का अध्याय 4 व्यवसायिक सेवाएं ये चल रहा था, जिसका आज 5वां क्लास है। चौथे क्लास में मैंने संचार के बारे में पढ़ाया था कि संचार होता क्या है, संचार की क्या विशेषता होती है, संचार कितने प्रकार से किया जाता है और संचार के क्या क्या माध्यम होते हैं। तो संचार क्या होता है, मैंने बताया था कि संचार हम अपनी सूचना या अपने संदेशों को दूसरे के पास पहुंचाना, उसे बोला जाता है संचार। तो संचार में माध्यम होता है, जिन माध्यमों के माध्यम से या जिनके द्वारा हम अपनी सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचता है, उसे ही संचार कहते हैं। इसका एक माध्यम बताया था, जैसे टेलीफोन, टेलीविजन, इंटरनेट, दूरभाष, ये सब क्या है, संचार के माध्यम है ना। तो इसमें सबसे एक महत्वपूर्ण जो हमारे संचार का माध्यम है, आज से कुछ साल पहले और मेरे ख्याल से फ्यूचर भविष्य में भी इसका जो सबसे अच्छा साधन है ये था डाकघर, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि डाकघर के माध्यम से हम किस प्रकार अपने सूचना को, अपने संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान भेज सकते हैं। ठीक है, तो डाकघर का उल्लेखनीय सेवाओं के बारे में मैंने बताया कि डाकघर में उल्लेखनीय कौन कौन सी सेवाएं होती है और डाकघर में किस प्रकार से हमें सेवाओं को पूरा किया जाता है डाकघर के माध्यम से, जिसमें मैंने मनी ऑर्डर के बारे में बताया था, वीपीपी के बारे में बताया था, है ना, बीमित डाक के बारे में बताया था, शीघ्रगामी डाक के बारे में बताया था, है ना। जब हम किसी डाक को पंजीयन करके भेजते हैं तो उसके बारे में बताया था, डाक पंजीयन कराने के क्या क्या लाभ होते हैं, इसके बारे में मैंने बताया था। अब आता है डाकघर द्वारा उल्लेखनीय सेवाएं कि डाकघर हमको और कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करता है। सबसे पहला पिन कोड। पिन कोड, जैसे हम जहां पर रहते हैं भिलाई में, तो हमारे यहाँ का पिन कोड जैसे 14 का है, तो पिन कोड क्या है 490025, है ना। अगर भिलाई 3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 21। अर्थात ये जो पिन कोड है, इस पिन कोड के माध्यम से आप भारत के किसी भी क्षेत्र, किसी भी कस्बे या किसी भी शहर के छोटे सी जगह के बारे में आप इस पिन कोड के माध्यम से जान पाओगे कि इस पिन कोड का कौन सा क्षेत्र को दर्शाता है। जैसे पढ़ रहा हूं, सुनो। 15 अगस्त 1972 के संपूर्ण देश में लागू किया गया। पिन कोड का पूरा अर्थ है पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड। क्या है? पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड। इसके अनुसार विभिन्न भिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न कोड संख्या निर्धारित है। पिन कोड के लिए संपूर्ण भारत में 8 जोन को दर्शाया गया है। मध्य प्रदेश में 45 से 49 के मध्य, जैसे भोपाल में 462001, रायपुर का 492201, दिल्ली का 110001 आदि। इन शहरों के उप क्षेत्रों के विभाजन किया गया है। पिन कोड को 6 अंक होते हैं। शहर क्षेत्र के लिए, उप क्षेत्र के लिए, जिले के लिए 6 से 4 स्थान, नगर के लिए, जिसमें डाक के बांटने एवं वितरण करने में सुविधा होती है। जैसे हमारे यहाँ का क्या है 49, तो ये क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़ का, है ना। मध्य प्रदेश का होगा तो 46, तो 49 से आप बता सकते हो कि ये किस राष्ट्र का है, 46 किस राज्य का है ना, किस क्षेत्र का, राज्य का। उसके बाद इसके जो अंदर और जो नंबर होंगे, उस नंबर से आप बता सकते हो कि किस शहर का है। उसके बाद और अंदर जाओगे तो उसमें ये भी बता सकते हो कि किस नगर का है या किस क्षेत्र का है। अर्थात पिन कोड के माध्यम से आप राज्य, जिला, क्षेत्र, नगर, इस सब के बारे में आप पिन कोड के माध्यम से सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा आता है प्रेषण प्रमाण पत्र। यदि किसी पत्र को डाकघर में डालने का प्रमाण पत्र चाहिए तो उसके लिए एक प्रपत्र भरना पड़ता है। जैसे आप एक डाक, अपन जो तार है या पत्र है, अगर हम अपने डाकघर के लाल डब्बे में अगर हम डाल देते हैं और हम हमारा संदेश अगले व्यक्ति को, जिसको हम भेजे हैं, अगर उस व्यक्ति को नहीं पहुंचता, जिस व्यक्ति को भेज रहे हैं अगर उसको नहीं पहुंचता और आप चाहते हो कि मैंने प्रूफ, सबूत के रूप में मैंने उस पर डाला है, मतलब लाल डब्बे में मैंने डाला है, इसका सबूत मुझे मिला है कि अगला व्यक्ति मुझको ये ना बोले कि आपने मुझे पत्र नहीं भेजा, तो उसके लिए क्या है, आप उसका प्रमाण पत्र क्या कर लो, डाकघर से प्राप्त
करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म भरना पड़ेगा, उसी को बोलता है प्रमाण पत्र। चाहिए तो उसे एक प्रपत्र भरना पड़ता है तथा प्रत्येक 3 डाक के लिए 4 रुपए का डाक टिकट उस प्रपत्र पर चिपकाना पड़ता है। डाकघर के कर्मचारी डाक पत्र के प्रमाण पत्र दे देते हैं। ऐसे पत्र के ऊपर लिखा जाता है अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग यूपीसी। यह भी डाक की सुरक्षा हेतु साधन है। उसके बाद आता है विलंब पत्र। डाकघर के पत्रों को भेजने के बाद यदि हम उस डाकघर को अपने पत्रों को भेजना चाहते हैं तो अतिरिक्त शुल्क के साथ आरएमएस रेलवे मेल सर्विस में पत्र देना पड़ेगा। रेलवे स्टेशन में उसका कार्यालय होता है या बाहर पत्र डाल के लेटर बॉक्स होता है जिसमें लेटर फ्री पेड लिखा जाता है। जैसे आप लोग देखना होगा पहले टाइम में एक ट्रेन चलती थी हमारे यहाँ मेल, उस पे एक लाल डब्बा अलग से बना होता था, वो आरएमएस था जिसमें हम अपने पत्रों को क्या करते थे डाल। अर्थात देखना हर एक बड़े बड़े स्टेशनों में एक डाकघर का एक विभाग होता है जिसके माध्यम से पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता है। उसके बाद आता है प्रेषित वस्तु की वापसी, है ना। पोस्ट बॉक्स आपके लिए एक नया है पोस्ट बॉक्स। पोस्ट बॉक्स क्या होता है, जैसे कोई अपना आइडेंटिटी या अपने बारे में किसी को नहीं बताना चाहता तो आप क्या कर लो, जिस क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस आपके क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आपका पोस्ट ऑफिस आता है उस क्षेत्र में जाकर आप उस पोस्ट ऑफिस से कुछ चार्ज पटाकर, कुछ शुल्क पटाकर आप क्या कर सकते हो, उससे एक पोस्ट बॉक्स ले सकते हो और उस पोस्ट बॉक्स का नंबर आपको मिल जाएगा। आप अपने पते में उस पोस्ट बॉक्स का नंबर डाल दो, जो भी पत्र आएंगे, जो भी आपके पास सामान आएगा या पत्र पत्रिकाएं आएगा आपके उस पोस्ट बॉक्स में क्या कर देते हैं, उन लोग डाल देते हैं। आपके पास उस पोस्ट बॉक्स में ताला लगा होता है, चाबी आपके पास होती है, आपको पता चल जाता है। आप जाइए पोस्ट बॉक्स को खोलिए, अपना सामान निकालिए और लॉक करके आ जाइए। देखिए यही बोलेगा पत्रों की सुरक्षित प्राप्ति के लिए डाकघर पोस्ट बॉक्स की सेवा की जाती है। डाकघर के लिए सुविधा प्राप्त करने के लिए व्यापारी पोस्ट बॉक्स का किराया देना पड़ता है, मतलब आपको शुल्क पटाना पड़ेगा। व्यापारी के पत्रों को पोस्ट ऑफिस में डाल दिया जाता है। व्यापारी पोस्ट ऑफिस जाकर अपने पोस्ट बॉक्स से लेटर को निकाल देते हैं। खिड़की पर सुपुर्दगी, जैसे आपको कोई सामान आया है, आप खिड़की पर जाओ, मतलब पोस्ट ऑफिस में जाओ, वहां पर आप कुछ शुल्क पटाओ और आपका जो सामान है वो आपको क्या मिल जाएगा, खिड़की पर सुपुर्दगी मिल जाएगी। ठीक, उसके बाद पुनः निर्देश, अंधों के साहित्य के पैकेट, है ना, रजिस्ट्री पत्र पत्रिका, ये सब आपको डाकघर की सेवाओं के बारे में बताया। अब आता है दूसरी सेवा, संचार का दूसरा माध्यम है आपका दूर संचार, टेलीफोन या दूरभाष सेवा। टेलीफोन, इसके बारे में तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, हर कोई आज टेलीफोन के माध्यम से अपने दूर दराज दोस्तों, रिश्तेदारों, है ना, इनसे क्या करता है, बातचीत करता है, अपनी बातों को एक स्थान से दूसरे स्थान बात करता है। और इसमें कितनी प्रकार की सेवा होगी कि इसमें कॉन्फ्रेंस, एक साथ हम 4 से 5 लोगों से आराम से बात कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस सेवा। तो ये सब हमारे टेलीफोन सेवाओं के बारे में बताया है। उसके बाद आता है सेलुलर फोन, है ना। सेलुलर फोन एक प्रकार का कार्ड लेटर मोबाइल संचार उपकरण है जो एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र के द्विपक्षीय द्विमार्गी संदेशों की सुविधा देता है। कॉल करने वाला व्यक्ति, कॉलर में उस व्यक्ति को एक कॉल करना चाहता है तो होने वाली स्थिति की जानकारी नहीं पड़ती। इस सेलुलर फोन के द्वारा व्यक्ति को वही कहीं भी किसी भी समय संपर्क कर सकता है। संदेश मौखिक, लिखित, विश्व में कहीं पर भी भेज सकता है। लिखित संदेश एमएमएस या शॉर्ट मैसेज के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। एक सेलुलर फोन इतना छोटा सा एक होता है जिसपे आप लिखित संदेश भेज सकते हो, ठीक है। सेलुलर फोन की अवधारणा यूएस में AT&T बेल लैबोरेटरीज का विकसित किया गया है। भारत में सेलुलर फोन की सेवा AT&T के साथ मिलकर शुरू की गई। भारत में सेलुलर फोन सेवाएं प्रदान करने वाले मुख्य ऑपरेटर भारतीय टेलीकॉम है। मोबाइल उपकरण बैटरी के संचालित होता है। यह बहुत छोटा सा, जिसमें जेब या पर्स में आप रख सकते हो सेलुलर फोन। उसके बाद आता है पेजर। पेजर एक प्रकार का संदेश भेजने वाला एक यंत्र होता है जिसमें केवल मैसेज भेज सकते हो, आप लिखित संदेश भेज सकते हो, आप उसमें बात नहीं कर सकते। उसके बाद आता है फैक्स मशीन। फैक्स मशीन भी एक प्रकार का क्या है, आपका संदेश भेजने वाला एक, जैसे आपको कोई पत्र दूसरे स्थान पर भेजना है तो उस पत्र को स्कैन कर दो, फैक्स मशीन के माध्यम से पूरा का पूरा पत्र आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाएगा, ठीक है।
संदेश भेजने की विधि भी बताया है, आप लोग देखेंगे। देखिए फैक्स मशीन इस प्रकार का होता है, यहाँ पर जिसको भेजना है उसका नंबर आपको यहाँ पर डायल करना पड़ता है, डायल करोगे, फैक्स मशीन के द्वारा स्कैन करोगे, आपका संदेश दूसरे के पास लिखित रूप में चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका भेजने की विधि, आप इसको पढ़ेंगे क्योंकि ये सब प्रैक्टिकल नॉलेज है। जब तक आप इसके बारे में खुद से करेंगे नहीं, जैसे आप कोई सामान प्रेषित करना चाहते हो, जैसे किसी को पार्सल भेजना चाहते हो, तो आपको वहां जाकर क्या क्या काम करने पड़ेंगे, इसके बारे में आप खुद एक बार डाकघर जाइए, डाकघर में कुछ सामान को अपने ही पते पर प्रेषित करिए या अपने किसी दोस्त के या रिश्तेदारों के पते पर प्रेषित करिए, तो देखना आपको पता चलेगा कि हम अगर डाकघर में जाते हैं तो हमको प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब प्रायोगिक किस प्रकार हम कर सकते हैं। जैसे आप जाओगे तो आपको एक फॉर्म देगा, आप उस फॉर्म को फिलअप करोगे, अपना नाम पता, अपने से संबंधित पूरी जानकारी लिखोगे, उसके बाद जिस व्यक्ति को भेजना है उस व्यक्ति से संबंधित संपूर्ण जानकारी लिखोगे, उसका टेलीफोन लिखोगे, हर चीज लिखने के बाद उस सामान को आप डाकघर वाले को दोगे। डाकघर वाला उस सामान को तौलेगा, उसमें चार्ज बताएगा कि कितना रुपए का शुल्क लगेगा, उसके बाद उसको स्कैन करके एक स्लिप लगा देगा, उस पर एड्रेस लिख देगा और बोलेगा भैया आपका सामान पहुंच जाएगा। 5 दिन 6 दिन के बाद आपका सामान जिस व्यक्ति को आप प्रेषित किए हो अर्थात भेजे हो उस व्यक्ति के पास पहुंच जाएगा। ये क्रिया जो मैंने बताई है, इस क्रिया को आप प्रैक्टिकल रूप में खुद एक बार डाकघर में जाकर देखिए, आपको खुद ब खुद इसके बारे में नॉलेज होगा। ठीक है, और डाकघर में जब जाएंगे तो उससे पूछना पोस्ट कार्ड क्या होता है, भैया दिखाइए, वो आपको दिखाएगा। 50 पैसे का एक पोस्ट कार्ड आता है, अंतर्देशीय 5 रुपए का आता है, लिफाफा 5 रुपए का आता है, पोस्टल ऑर्डर बोलोगे 5 रुपए का एक पोस्टल ऑर्डर आता है। इस प्रकार आप इसके बारे में जानकारी खुद ब खुद प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये सब जब तक आप प्रैक्टिकल रूप में नहीं करोगे आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप इन चीजों को आप नहीं देखेंगे। ठीक है, तो फैक्स मशीन का भी आजकल हमारे यहाँ पे चलन बहुत ज्यादा है, पहले तो बहुत था, आजकल तो फैक्स मशीन ज्यादा कोई यूज नहीं करता क्योंकि इंटरनेट का माध्यम हो गया है। तो इंटरनेट के माध्यम से हम टाइप करते हैं, संदेश को ईमेल के माध्यम से भेज देते हैं, वहां पर जो व्यक्ति के पास पहुंचना है वो अपना हार्ड कॉपी निकाल लेता है ना। तो फैक्स मशीन आजकल कोई ज्यादा यूज नहीं करता, किंतु फिर भी जहां पर फैक्स मशीन की उपयोगिता है वहां पर फैक्स मशीन ज्यादा उपयोग होते हैं, तो इसके बारे में आप ज्यादा अच्छे से जानेंगे। उसके बाद आता है इंटरनेट, है ना। इंटरनेट, तो इंटरनेट के बारे में तो आपको बताना नहीं, फिर भी मैं कुछ बता देता हूँ। इंटरनेट एक विश्वव्यापी नेटवर्क है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इंटरनेट टेलीफोन लाइन के माध्यम से दूर दूर स्थानों में देशों में कंप्यूटर से जोड़ा बनाए रखता है, जोड़कर बनाए रखने वाला नेटवर्क है। यह अंतः संबंध नेटवर्क का संग्रहण है, इसे अंतः नेटवर्क या संक्षिप्त में इंटरनेट कहा जाता है। इसे www अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब भी कहते हैं। इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से एक व्यक्ति विश्व भर में इंटरनेट के अन्य सब्सक्राइबर से संचार कर सकता है, मतलब आप बात कर सकते हैं। भारत में इंटरनेट सेवा BSNL, इंसर, भारती टेलीकॉम एवं MTNL समेत अन्य कंपनी द्वारा प्रदान की जाती है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या ISP के नाम से भी जाना जाता है। कोई भी व्यक्ति या संगठन किसी भी IPS के साथ खाता खोल सकता है, जो मासिक या वार्षिक शुल्क के बदले उसे खाता नंबर देगा। फिर यूजर उसके माध्यम से इंटरनेट या ईमेल की सेवा उपयोग कर सकता है। जैसे वाईफाई हम लोग यूज करते हैं ना, वाईफाई का रिचार्ज करा लो, अपन उसका वाईफाई कोड डालो, हमारा कंप्यूटर चलने लगता है। उसी तरीके से हम लोग को अगर नेट चलाना है तो हम लोग नेट की सर्विस किसी के द्वारा प्राप्त करते हैं, उसके कोड को हम अपने कंप्यूटर में अंकित करते हैं, तो हमारा इंटरनेट ऑनलाइन मतलब इंटरनेट चालू हो जाता है, नेट चालू हो जाएगा। हम उसके माध्यम से देश विदेशों में अपने व्यवसाय को, अपने संबंधित रिश्तेदार दोस्तों से बातचीत कर सकते हैं, है ना। ये सब हम लोग इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद आता है ईमेल। ईमेल क्या होता है इसको हम लोग सुनते हैं। ईमेल, यह ई का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक और मेल का अर्थ होता है डाक, है ना। इस प्रकार जब किसी संदेश या सूचना को प्रेषण इलेक्ट्रॉनिक विधि से प्रेषित किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मेथड से, तो उसे ईमेल कहते हैं। अन्य शब्दों में कंप्यूटर के नेटवर्क द्वारा दूर दूर तक सूचनाएं भेजने के लिए क्रिया को ईमेल कहा जाता है। भारत में पहली ईमेल सेवा 11 फरवरी 1994 को दिल्ली से प्रारंभ की गई। वर्तमान देश में 150 से अधिक नगरों में यह सेवा प्रारंभ हो चुकी है। ईमेल के माध्यम से टेलीग्राम, फैक्स सुविधाएं भी दी जाती है।
विभिन्न उपभोक्ता व्यापारी के पास कंप्यूटर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है या बिना किसी शुल्क के ईमेल सुविधा लाभ ले सकता है। तो मालूम है आपको। उसके बाद आता है विधि, तो इसको आप लोग पढ़ लेंगे। मैं ईमेल के लाभ को पढ़ रहा हूँ। ईमेल के क्या क्या लाभ है। पहला, यह तकनीक अत्यधिक सरल, सुविधाजनक, सस्ती है। प्रति पेज पर 5 रुपये शुल्क लिया जाता है। ठीक। अगला, ईमेल द्वारा हम अपना संदेश दुनिया के किसी भी भाग तक पहुंचा सकते हैं। आप घर में बैठे हो, आप चाहते हो अमेरिका में मेरा संदेश चला जाए, जापान में चला जाए, लंदन में चला जाए, जहां भेजना चाहते हो आपका सामान आराम से कहीं पर भी चला जाएगा। दूसरा, ईमेल के कई दवाइयों की जानकारी, किताबों की जानकारी, लाइब्रेरी की जानकारी आपको मिल सकती है। अगला पॉइंट बोलता है ईमेल की सुविधा एक साथ कितने भी लोगों को संदेश भेजा जा सकता है। वर्तमान में समाचार न्यूज़ पत्रों के अत्यधिक सुविधाजनक प्रणाली, मतलब आप जो भी चीज चाहते हो ईमेल के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हो या भेज सकते हो। अगला बोलता है यदि दोनों पक्ष स्क्रीन में बैठे हो तो एक प्रकार की विशेष जानकारी आदान प्रदान की जा सकती है। इन संदेशों में मेमोरी स्टोरेज भी किया जाता है जो आवश्यकता पड़ने पर आप बाद में पढ़ सकते। ठीक है। उसके बाद आता है नई सेवाएं, है ना। ये तो था संचार सेवा, है ना। अब आपके व्यवसाय की अगली और लास्ट सेवा है भंडारण। अभी तो संचार था। उसके बाद आता है भंडारण। भंडारण एक प्रकार की ऐसी सेवा है जो मांग और पूर्ति में संतुलन बना के रखती है। मांग और पूर्ति, जैसे हम लोग को पता है कि साल भर तक हम कोई वस्तु का उपभोग करते हैं। ठीक है। जैसे हमारा टमाटर, ठीक है। अब बताओ टमाटर कब लगता है, एक्चुअल वास्तविक में टमाटर का उत्पादन किस समय होता है, या ऐसा बोल सकते हो कि टमाटर का उपभोग हम पूरे साल भर करते हैं। किसके माध्यम से कर पाते हैं, ये कहां पर सुरक्षित है कि हम इसका उपभोग साल भर कर लेते हैं। देखना आपको टमाटर पूरे साल, ये केवल ठंडियों के टाइम में, इस सीजन में टमाटर का लगाया जाता है। टमाटर इस समय बोएंगे तो 2-3 महीने के बाद, मतलब दिसंबर जनवरी तक आपको टमाटर मिलेगा। लेकिन फिर भी हम टमाटर का उपभोग पूरे साल भर करते हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं, तो टमाटर का उपभोग हम लोग, मतलब किसी भी खाद्य पदार्थ या किसी भी वस्तु का उपभोग हम भंडारण में वस्तु को सुरक्षित करके कर सकते हैं। क्योंकि जो उपभोक्ता को जो वस्तुएं सामान मिलती है वो केवल भंडारण पर सुरक्षित रहती है, उसके माध्यम से। जब व्यापारी लोग क्या करते हैं, सामान को अपने पास स्टोर करके रखते हैं भंडारण में। अब भंडारण कई प्रकार का होता है, शीतल मतलब ठंडा भंडारण भी होता है, गर्म भंडारण भी होता है। मतलब वस्तु को किस प्रकार का वातावरण चाहिए या किस प्रकार का तापमान चाहिए, उस तापमान के अनुसार वस्तु को लोग स्टोर करके रखते हैं। अब जैसे वस्तु सामान कीमत वस्तु की उपयोगिता जैसे जैसे बढ़ते जाती है तो भंडारण से क्या करते हैं, वो लोग सामान को निकालते हैं और दुकान पे लाके रखते जाते हैं और उसकी पूर्ति होती जाती है। इससे मांग और पूर्ति अर्थात कीमत को बढ़ने नहीं देते। अगर कीमत बढ़ जाएगा कब, जब पूर्ति कम हो जाएगी। जैसे आपके पास 10 सामान है और 100 ग्राहक है, 100 ग्राहक है और सामान केवल 10 है, तो देखना सामान का कीमत एकाएक बढ़ जाएगा। जिसको लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, ये स्थिति आ जाएगी। किंतु 100 ग्राहक है और सामान 1000 हो जाएगा तो सामान की कीमत क्या हो जाएगी, एकाएक कम हो जाएगी। ठीक है। इसी को बोलता है मांग और पूर्ति में संतुलन बनाए रखने के लिए हमको भंडारण करना आवश्यक है। और किसी भी व्यापारी को भंडारण करने के लिए भंडार गृह की आवश्यकता होती है। संग्रहण या भंडारण बोला जाता है, जिसके बारे में मैं पढ़ रहा हूँ। अब किसी भी माल की भविष्य में मांग और पूर्ति अनिश्चितता रहती है। आप बता नहीं सकते हो कि मांग बढ़ेगा या पूर्ति कम होगी। ठीक है। साथ ही कुछ वस्तु का उत्पादन संपूर्ण वर्ष भर नहीं हो सकता, जैसे मैंने बताया टमाटर, लेकिन फिर भी हम इसका क्या करते हैं, संग्रहण करके रखते हैं। अतः भविष्य में मांग पूर्ति की नियमित ढंग से की जा सके, इस हेतु माल को समय समय पर एकत्र कर एक स्थान में रखा जाता है। यही क्रिया क्या कहलाती है, भंडारण। ठीक। भंडारण कितने प्रकार के होते हैं, तो भंडारण के प्रकार बताया है। पहला स्वामित्व के आधार पर, तो निजी भंडारण जो प्राइवेट रूप में होता है, सरकारी भंडारण जो सरकार रखती है, सार्वजनिक भंडारण जो सरकार के द्वारा किया जाता है, और सहकारी भंडारण जिस पर माल, मतलब जिसका सहकारी भंडारण जैसे किसानों, है ना, खाद्य पदार्थों को क्या करती सरकार अपने पास एक समिति के रूप में बनाकर रखती है। वस्तु के आधार पर जैसे तंबाकू का भंडारण, कॉफी चाय भंडारण, है ना, ऊनी भंडारण, ये सब। और अन्य भंडारण में आता है शीतलक भंडारण और बंधक भंडारण।
ठीक है, तो ये तो था आपका भंडारण। भंडारण मतलब केवल वही है कि आप अपनी वस्तु को एक स्थान पर रखे हो, संभाल कर रखे हो, सुरक्षित रखे हो और मांग और पूर्ति में संतुलन, क्योंकि मांग बढ़ेगा तो आपको पूर्ति करना पड़ेगा, किंतु पूर्ति नहीं करोगे तो मांग बढ़ने पर कीमत भी एकाएक बढ़ जाएगी। तो ये तो था आपका व्यावसायिक सेवाएं। इसका क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को भेजूंगा, आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर लिखेंगे और जितना भी मैंने पढ़ाया है इसके बारे में आप रीड करेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। इसके बाद हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे आंतरिक व्यापार। नेक्स्ट हम लोग क्लास में आंतरिक व्यापार पढ़ेंगे। ये चैप्टर तो हमारा हो गया कंप्लीट। इसका क्वेश्चन आंसर भेजूंगा, आप लोग इसको क्या करेंगे लिख लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आंतरिक व्यापार प्रारंभ करेंगे। क्लियर है?